डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण भी टेम्परिंग पर ही आधारित है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह टेम्परिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ नहीं की गई, बल्कि अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरनेशनल एडिशन के ओपिनियन पेज के साथ की गई है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह टेम्परिंग भारत में नहीं बल्कि हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग के पसंदीदा देश पाकिस्तान में हुई है। मेरे हाथ में इस वक्त एक आर्टिकल की कॉपी है जिसे जेरोम टेलर नामक पत्रकार ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, पेज 12 ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स इन पाकिस्तान ब्लैंक टुडे रिमाइंड्स मी ऑफ थाईलैंड बिफोर दे स्टॉप प्रिंटिंग हेयर। यह ट्वीट उन्होंने 4 मई को किया था। अब सवाल यह है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के ओपिनियन पेज में ऐसा क्या लिखा था जो पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुआ, और आज इसी को डिकोड करना जरूरी है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान का लोकतंत्र जरा दूजी किस्म का है। वहां सरकार भले ही आम लोगों द्वारा चुनी गई हो, लेकिन उसे चलाने की जिम्मेदारी वहां की सेना के कंधों पर है। 4 मई को द न्यूयॉर्क टाइम्स में पाकिस्तान को लेकर जो आर्टिकल छापा गया था उसका शीर्षक था पाकिस्तान्स ट्रायंगल ऑफ हेट। इस आर्टिकल में वैसे तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के एजेंडे की धज्जियां उड़ाई गई थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई थी जिसे किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही पैदा होने वाले ब्रिटिश लेखक और पत्रकार मोहम्मद हनीफ ने कहा था। उनके शब्द थे, मोस्ट कंट्रीज हैव एन आर्मी बट इन पाकिस्तान इट्स द आर्मी दैट हैज अ कंट्री। यानी इस आर्टिकल में सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना पर गंभीर सवाल खड़े किए गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरनेशनल एडिशन के साथ टेम्परिंग हो गई। पाकिस्तान ने इस आर्टिकल को सेंसर कर दिया। पाकिस्तान भले ही इस आर्टिकल को दुनिया से छिपाने की कोशिश करे, लेकिन हमने वो पूरा आर्टिकल ढूंढ निकाला। सबसे पहले मैं आपको उस ओपिनियन पेज के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो पाकिस्तान्स ट्रायंगल ऑफ हेट। देखिए, इसमें लिखा है, पाकिस्तान हैज फाउंड अ न्यू एलाय इन इट्स never ending war against India and he is the public face of our most ruthless killers. The Pakistani army seem to be sending this message. You can kill thousands of Pakistanis, but if you later testify that you hate India as much as we do, everything will be forgiven. अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इस ओपिनियन पेज में पाकिस्तान के चरित्र पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। इसे समझने के लिए कुछ जरूरी बातों पर ध्यान दीजिए। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई में पाकिस्तान ने एक तीसरा सहयोगी खोज लिया है। पाकिस्तान के सहयोगी को दुनिया में एक क्रूर हत्यारे के तौर पर जाना जाता है। इस आर्टिकल में जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया है उसका नाम एहसानुल्लाह एहसान है, जो पाकिस्तान में तालिबानी आतंकवाद का एक चर्चित और खतरनाक चेहरा है। पिछले वर्ष लाहौर के एक पार्क में ईस्टर डे के मौके पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी इसी आतंकवादी ने ली थी। वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी इसी आतंकवादी ने ली थी। इसने पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल पर हुए हमले की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 150 से ज्यादा मौतें हुई थी। पिछले महीने पाकिस्तान की सेना ने ऐलान किया था कि एहसान ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि उसने किन परिस्थितियों में सरेंडर किया और कब किया, इसके बारे में पाकिस्तान की सेना ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया था। बाद में कुलभूषण जाधव की ही तरह पाकिस्तान की सेना ने इसका एक एडिटेड कबूलनामा रिकॉर्ड करके उसका लाइव टेलीकास्ट कर दिया था, जिसमें उसे ये कहने पर मजबूर किया गया कि कैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों को आर्थिक और रणनीतिक मदद पहुंचाती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के ओपिनियन पेज में मोहम्मद हनीफ नामक पत्रकार ने इसी बात की तरफ इशारा किया है, क्योंकि भारत के खिलाफ युद्ध के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे इसके लिए उसे अपने ही देश के सबसे खतरनाक आतंकवादी को गले ही क्यों ना लगाना पड़े। मोहम्मद हनीफ के पूरे लेख का भावार्थ यही है कि चाहे कोई हजारों पाकिस्तानियों की हत्या कर दे तो भी वो भारत का नाम लेकर बच सकता है। अगर हत्यारा ये साबित कर दे कि वो भारत से उतनी ही नफरत करता है जितनी पाकिस्तान करता है, तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान इस वक्त अपनी बुद्धि और विवेक से नहीं बल्कि भारत के प्रति अपनी नफरत के ईंधन से चल रहा है, और नफरत को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान दुनिया को गुमराह नहीं कर सकता। वो एक अखबार के पेज की टेम्परिंग करके कोरा कागज तो छाप सकता है, लेकिन अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर से आ रही तस्वीरों के साथ
टेम्परिंग नहीं कर सकता। इन तस्वीरों पर भी आज आपको नज़र डालनी चाहिए। मेरा नाम लियाकत अली और एहसानुल्लाह एहसान है। अगर गलत काम करने वाले को ये एहसास हो जाए उसने गलत लाइन पकड़ी हुई थी, अच्छाई की तरफ आना चाहता है, स्टेट की इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं हो सकती। पाकिस्तान में बेगुनाहों की जान लेने वाला आज पाकिस्तान का दुलारा बन बैठा है। पाक फौज को बड़ी कामयाबी मिल गई। दहशतगर्दों के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने हथियार डालकर खुद को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया। टीपी के स्पोक्स पर्सन थे एहसानुल्लाह एहसान, उन्होंने अपने आप को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया और ही इज़ नॉट द ओनली वन। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इस किस्म की और भी इत्तला आपसे शेयर करेंगे। तो ये भी एक हमारी जो पिछले 15 साल की कुर्बानियाँ हैं मिनासिल कौम, उसकी कामयाबी का एक इंडिकेटर है। तुम हमारे बच्चों को मार दो, कोई बात नहीं, लेकिन भारत के खिलाफ बोलो, हम तुम्हें गले लगा लेंगे। हम सब अफगानिस्तान चले गए। फिर मैंने वहां देखा कि अफगानिस्तान में इन लोगों के इंडिया सररा के साथ ताल्लुकात बढ़े और उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको माली मुआवनत फराहम की और उनको अहदाफ भी दिए और उन्होंने उनसे हर कार्रवाई की कीमत वसूल की। यह पाकिस्तान की हेट इंडिया पॉलिसी का नया किरदार है जिसका नाम एहसानुल्लाह एहसान है। यह वही आतंकवादी है जिसने पाकिस्तान की सरजमी पर न जाने कितने बच्चों का खून बहाया है, कितने निर्दोष लोगों की हत्या की है। लेकिन पाकिस्तान का चरित्र ही ऐसा है कि अगर कोई भारत के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगाए तो वो उसका हीरो बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान का बुद्धिजीवी वर्ग भारत के मुकाबले थोड़ा समझदार है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना की इस हरकत ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो किस देश के नागरिक हैं। पाकिस्तान में पैदा हुए एक लेखक ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में पाकिस्तान ट्रायंगल ऑफ हेट के नाम से एक आर्टिकल क्या छापा, पाकिस्तान ने उस पन्ने को ही छिपा दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ की गई टिप्पणी थी। लेकिन पाकिस्तान उन तस्वीरों को कैसे छिपाएगा जो उसके कब्जे वाले कश्मीर से आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। वैसे तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के टॉर्चर की तस्वीरें दुनिया तक न पहुंचे, इसके लिए तरह तरह के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सच को जितना दबाने की कोशिश की जाती है वो इतनी ही तेजी से दुनिया भर में फैलता है। पीओके के कोटली से आई ये तस्वीरें भी ज्यादा पुरानी नहीं है और ना ही इन तस्वीरों में पाकिस्तान के खिलाफ हो रही नारेबाजी और पीओके की आजादी की मांग पुरानी है। क्योंकि पीओके के अलग अलग इलाकों से हर रोज ऐसी आवाजें उठती रहती हैं। पाकिस्तान में कश्मीर में अपने एजेंट पा रखे हैं जो इसके मुफादात के रखवाले हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और पाकिस्तानी महफूजा कश्मीर की इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और गुलामाना माशरे में परवान चलने वाली पाकिस्तानी महफूजा इलाकों की नस्ल अपने मुल्क, अपनी तारीख और ज्योग्राफी के बारे में क्या जानेगी। पीओके में रहने वाले बच्चे हो, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी जुबान पर सिर्फ एक आवाज है और वो है पाकिस्तान से आजाद। जो लोग जम्मू कश्मीर में बैठकर भारत से हर सुख सुविधा लेकर भारत से ही आजादी की मांग करते हैं, उन्हें जरा नजर उठाकर इन तस्वीरों पर भी गौर करना चाहिए। कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार के पन्ने को कोरा छापकर
पाकिस्तान और वहां की सेना कुछ दिनों के लिए सच पर भले ही पर्दा डाल दे, लेकिन वो लोगों की सोच का दमन नहीं कर सकती। जान से प्यारे हम छीन के लेंगे, इन्हें देनी पड़ेगी। पीओके के लिए पाकिस्तान के जुल्म और सितम से आजादी का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Pakistan censoring Mohammad Hanif's New York Times article criticizing its army is a joke on freedom of press. अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान की इस हरकत के लिए इन दिनों ऐसे ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाए। वैसे भी 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर मैं आपको बता चुका हूं कि प्रेस की आज़ादी के मामले में पाकिस्तान इस समय कहां खड़ा है। प्रेस की आज़ादी को लेकर काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जो सूची जारी की थी उसमें 180 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान 139वें स्थान पर था। पाकिस्तान में पत्रकारों को भले ही कोई आज़ादी ना हो, लेकिन भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए वहां के पत्रकारों और नेताओं को खुली छूट है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी से ही हाथ क्यों ना मिलाना पड़े। और इससे संबंधित आज का एक बड़ा अपडेट ये है कि ये खबर आने वाले समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को काफ़ी परेशान कर सकती है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक ज़माने में ओसामा बिन लादेन से करीब 150 करोड़ रुपए उधार लिए थे। इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि नवाज शरीफ ने कश्मीर में जिहाद को प्रमोट करने के लिए ओसामा बिन लादेन से यह पैसा लिया। पार्टी ने यह आरोप कुछ इंटरव्यूज और एक किताब के आधार पर लगाए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल कश्मीर और अफगानिस्तान के कई इलाकों में जिहाद फैलाने के लिए किया जाना था। इमरान खान की पार्टी ने यह भी कहा है कि नवाज शरीफ ने बाद में इस पैसे में से 27 करोड़ रुपए का इस्तेमाल 1989 में बेनजीर भुट्टो की सरकार के खिलाफ किया था। आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस किताब का जिक्र किया गया है उसका नाम है खालिद ख्वाजा शहीद-ए-अमन। इस किताब को पाकिस्तान की ISI की पूर्व जासूस खालिद ख्वाजा की पत्नी ने लिखा है। खालिद ख्वाजा पाकिस्तान के वही जासूस हैं जिनकी हत्या 2010 में पाकिस्तानी तालिबान ने की थी। इस मामले में इमरान खान की पार्टी वहां के सुप्रीम कोर्ट में भी अब जाएगी, यानी पाकिस्तान के लिए एक देश के तौर पर मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर चाहे बात बलूचिस्तान की हो, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हो, भारत की हो, अफगानिस्तान की हो, ईरान की हो या फिर खुद पाकिस्तान में हो रही राजनीतिक उठापटक की हो। ये पाकिस्तान की बर्बादी का समय है और ऐसे मुश्किल समय में पाकिस्तान को संभल कर रहना चाहिए।